नमस्कार साथियों, फ्यूचर जोन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है जीव विज्ञान चला हुआ था। और बच्चों, अगर जीव विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो हम जो सेल बायोलॉजी है, हमारा जो साइटोलॉजी है, कोशिका विज्ञान है, जो बच्चों हम कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है जो प्लांट सेल है, तो एक प्लांट सेल की फिगर है। तो हमने कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें की थी, जैसे कि कोशिका का खोजकर्ता कौन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, मृत कोशिका की खोज किसने की थी। और उसके बाद बच्चों, जो हमारा लास्ट क्लासेस जो हमने ली थी, लास्ट क्लास में हमारा चला हुआ था कोशिकांग। कोशिकांग यानी कि जो कोशिका के अंदर जो अंग पाए जा रहे हैं, उन अंगों के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो हमारी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसकी बात की थी। इसी के साथ जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, सेल मेम्ब्रेन की बात हो गई थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें, जो हमारा राइबोसोम है, हमने राइबोसोम की भी बात की थी। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम का खोजकर्ता कौन था बच्चों, पैलेड था। इसी वजह से हमने कहा था कि राइबोसोम का प्रारंभिक नाम क्या था, पैलेड कण था। और आपको बताया था कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति एनिमल्स में नहीं मिलेगी। बाकी एनिमल्स को छोड़ के जितने भी हैं, आपके प्लांट्स हैं, आपके फंगल हैं, आपके जितने भी हैं, उन सब में आपके मिलेगी, एनिमल्स को केवल छोड़ कर। ठीक है, तो आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले कोशिकांग की ओर चलेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों केंद्रक, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो फिगर है, इस फिगर में आप ये देख सकते हैं, ये जो फिगर है बच्चों, तो इस फिगर में आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये लिखा है न्यूक्लियस, यानी कि ये कोशिका का एक केंद्रक है। ये भी हमने प्लांट सेल ली गई है, प्लांट सेल ली है आपके सामने। ठीक है, और एनिमल सेल चाहे तो हम एनिमल सेल को भी ले सकते हैं। एनिमल सेल में भी कुछ इसी प्रकार की आपको संरचना दिखाई देगी, और ये संरचना हमारा क्या कहलाएगी, केंद्रक कहलाएगी बच्चों। तो चलिए चलते हैं केंद्रक की ओर और बातें करते हैं इसके विषय में कि क्या है क्या नहीं है केंद्रक, उन सारी चीज़ों को हम चलिए बच्चों देखते हैं। तो आप हेडिंग डाल कर लिखेंगे बच्चों केंद्रक, न्यूक्लियस। तो आप लिखेंगे बच्चों केंद्रक। तो लिखेंगे केंद्रक, लिखेंगे केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो बच्चों केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब जो केंद्रक है, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो लिखेंगे केंद्रक को, केंद्रक को कोशिका, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यानी बच्चों जो सेल है, जो सेल का मस्तिष्क है, जो सेल का दिमाग है, जैसे ह्यूमन है, मानव है, मानव में दिमाग होता है, और दिमाग से ही पूरा का पूरा जो मानव बॉडी है, उस मानव बॉडी को कंट्रोल किया जाता है बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों अगर हम सेल की बात करें, तो हमारी जो सेल है, कोशिका है, उस सेल को कंट्रोल करने का जो काम करता है बच्चों, वो हमारा कौन करता है, केंद्रक करता है। लेकिन अगर बच्चों मैं आपको बताऊं, एक सेल है आरबीसी, रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें, लाल रुधिर कोशिका की अगर हम बात करें, तो आपको पता होगा कि जो आरबीसी है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, वो ब्रेनलेस सेल है, और पेपर में कई बार पूछी भी गई है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लिख देंगे, उसके बारे में बच्चों हम लिख देते हैं
लिखेंगे आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए आरबीसी को ब्रेनलेस सेल यानी कि मस्तिष्क विहीन कोशिका कहा जाता है। तो बच्चों हमारी ब्रेनलेस सेल कौन सी होगी? तो ब्रेनलेस सेल होगी हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो जो आरबीसी है, आरबीसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? ब्रेनलेस सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? आरबीसी को ब्रेनलेस सेल कहेंगे बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई? तो बच्चों हमारी जो ब्रेनलेस सेल है, ब्रेनलेस सेल कौन सी होगी? आरबीसी होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये कई प्रीवियस एग्जाम जो है पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 प्रकार की कोशिकाएं दी गई होगी और वहां पे आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से मस्तिष्क विहीन या जो ब्रेनलेस सेल है वो कौन सी है। तो आप याद रखेंगे जो आरबीसी है हमारी वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी हमारी एक ब्रेनलेस कोशिका। कैसी कोशिका? आरबीसी। तो ब्रेनलेस कोशिका है, ये बात हम याद रखेंगे। अगर बच्चों हम केंद्रक के बारे में बात करें तो जो केंद्रक है, जो केंद्रक का बच्चों अध्ययन होता है, केंद्रक का अध्ययन, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टडी ऑफ जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, केंद्रक का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। तो चलिए उस बिंदु को भी हम लिखवा देते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चों? केंद्रक का अध्ययन कार्डियोलॉजी। और बच्चों अगर हम बात करें तो केंद्रक के 4 हिस्से होते हैं। तो लिखेंगे इसमें लिखेंगे भाई केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के कितने भाग होंगे बच्चों? 4 भाग होंगे। कौन कौन से होंगे चलिए देखते हैं। पहला है केंद्रक झिल्ली। पहला क्या है बच्चों? केंद्रक झिल्ली। पहला क्या है? केंद्रक झिल्ली। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। तीसरा है केंद्रिका और चौथा है क्रोमोटीन। बच्चों केंद्रक के जो है हमारे 4 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं केंद्रक के? 4। केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रिका है और क्रोमोटीन धागे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्रक के कितने हिस्से हो गए बच्चों? तो केंद्रक के हमारे कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। बात क्लियर है? तो जो केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाता है बच्चों, इसके विषय में सबसे पहले जो बताया था उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें, लिखेंगे केंद्रक के अंदर कुछ अम्ल यानी कि एसिड, केंद्रक के अंदर कुछ अम्ल पाया जाता है। केंद्रक के अंदर कुछ अम्ल पाया जाता है
जिसे केंद्रक अम्ल कहते हैं, जिसे केंद्रक अम्ल कहते हैं, जिसे केंद्रक अम्ल कहते हैं, और इसके विषय में सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वैज्ञानिक का नाम क्या होगा बच्चों? फ्रेडरिक मिस्चर। और बच्चों अगर इस अम्ल की बात करें तो ये दो प्रकार का अम्ल होगा। ये जो एसिड होगा बच्चों दो प्रकार का होगा, एक होगा हमारा डीएनए और एक होगा हमारा आरएनए। ठीक है, तो आप एक तरफ लिख लेंगे डीएनए, एक तरफ होगा हमारा डीएनए, यानी कि नया पेज ले लेंगे बच्चों। तो एक तरफ हम लिख लेंगे डीएनए और दूसरी तरफ हो जाएगा आरएनए। तो फुल फॉर्म की बात करें बच्चों तो हो जाएगी, डीएनए की होगी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए की होगी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। बात करिए, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की क्या होगी बच्चों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, खोजकर्ता दोनों का समान ही है। खोजकर्ता कौन था? फ्रेडरिक मिस्चर ही था। उसका भी फ्रेडरिक मिस्चर है और इसका भी कौन है बच्चों? फ्रेडरिक मिस्चर ही है। ठीक है, मॉडल देख लेंगे बच्चों। डीएनए का मॉडल वाटसन, डीएनए का मॉडल वाटसन वेक्रिक, डीएनए का मॉडल वाटसन वेक्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और आरएनए का फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया था। तो लिख लेंगे इधर आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिस्चर, आरएनए का मॉडल फ्रेडरिक मिस्चर ने दिया था। इसी के साथ अगर हम बात करें बच्चों, जो डीएनए है, डीएनए डबल हेलिक्स है, तो लिखेंगे डीएनए वाली साइड में डीएनए द्विकुंडलित, डीएनए द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स। आरएनए एक कुंडलित है। यानी कि सिंगल हेलिक्स। वो डबल हेलिक्स है, वो सिंगल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स सिंगल हेलिक्स कैसा होगा तो मैं आपको अभी दिखा देता हूं बच्चों। देखिए, ये कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों। देखिए, ये डीएनए की संरचना है, डबल हेलिक्स है। कैसा है बच्चों? ये डबल हेलिक्स है। आप देखोगे ऐसा आ रहा, एक संरचना इधर से जा रही है, तो ये डबल हेलिक्स है। अगर मैं आपको आरएनए पे ले चलूं,
इसी में आरएनए की फिगर दी गई होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपैरिजन है दोनों का बच्चों, यहाँ पे तुलना दी गई है। देखो ये डीएनए हो गया, डबल हेलिक्स हो गया, और बच्चों ये देखिए ये आरएनए है, ये कैसा है, सिंगल हेलिक्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये हमारा डीएनए की संरचना है, और वो हमारी किसकी संरचना है बच्चों, वो हमारी आरएनए की संरचना है। वो डीएनए और ये हमारी क्या होगी बच्चों, आरएनए हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो डीएनए है बच्चों, इसके अंदर अनुवांशिक, जो अनुवांशिक मटेरियल है वो पाया जाएगा। तो लिखेंगे डीएनए के अंदर अनुवांशिक, डीएनए के अंदर अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है। और आरएनए में लिख लेंगे आरएनए प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये प्रोटीन के निर्माण का कार्य करेगा आरएनए। और इसी के साथ बात करें तो आरएनए 3 प्रकार का होता है बच्चों। लेकिन आरएनए 3 प्रकार का होता है। इसमें एक होता है हमारा आरएनए, एक होता है एमआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। जबकि डीएनए के ऐसे हमें जो प्रकार है वो डीएनए के ऐसे प्रकार में नहीं पढ़ने होते। ठीक है, बात क्लियर है। यानी आरआरएनए, एमआरएनए और हमारा क्या हो जाएगा, टीआरएनए। ठीक है, ये जो आरएनए है ये करेगा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है, और जबकि जो डीएनए है बच्चों, डीएनए के अंदर पाया जाएगा हमारा जेनेटिकल मटेरियल, जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिक पदार्थ है, वो सारे हमें बच्चों कहाँ देखने को मिलेंगे। तो याद रखना बच्चों, वो सारे के सारे जो पदार्थ हैं वो हमें देखने को मिलेंगे डीएनए के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलेंगे बच्चों, डीएनए के अंदर चलेंगे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और अगली संरचना पे चलते हैं, जिसका नाम है हमारा क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र। तो चलिए अगली स्लाइड लेंगे हम। तो लिखेंगे क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। लिखेंगे गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग, लिखेंगे गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी किसने कर दी बच्चों, वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज की थी बच्चों क्रोमोसोम्स गुणसूत्र। और इसके अगर नामकरण की बात करें तो उसका जो नामकरण करा था बच्चों, वो करा था वेल्डेयर ने। तो चलिए उसे भी लिखते हैं। लिखेंगे इसका नामकरण, इसका नामकरण वेल्डेयर, इसका नामकरण वेल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वेल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी बच्चों गुणसूत्र का खोजकर्ता कौन है, तो गुणसूत्र का खोजकर्ता हो जाएगा वाल्थर फ्लेमिंग। तो गुणसूत्र का खोजकर्ता कौन है, वाल्थर फ्लेमिंग। जबकि इसका नामकरण करने वाला जो वैज्ञानिक है तो उसका नाम क्या होगा, वेल्डेयर होगा। और दूसरी बात बच्चों आपको याद रखना है कि जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाएंगे, तो गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में पाए जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे
गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे अगर मानव की बात करें, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र है बच्चों? 23 जोड़े गुणसूत्र है। तो इसी प्रकार गुणसूत्र होंगे हमेशा बच्चों, वो कहीं में होंगे, हमारे जोड़े में होंगे। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे मानव में 23 जोड़े, मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होंगे बच्चों? 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। और बच्चों इन 23 जोड़े गुणसूत्र को मेनली हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, इनकी दो कैटेगरी बनाते हैं। तो लिखेंगे मानव में पाए जाने वाले, मानव में पाए जाने वाले, मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। हम कह रहे हैं बच्चों कि जो हमारे मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र है, तो उन 23 जोड़े गुणसूत्र को हमने वर्गीकृत कर लिया, और वर्गीकृत करके हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो दो हिस्से हैं, चलो हम देखते हैं कौन कौन से हिस्से हैं। अगर हम पहले हिस्से की बात करें बच्चों, तो एक है हमारे ऑटोसोम, ऑटोसोम गुणसूत्र, ऑटोसोम गुणसूत्र। और दूसरे हमारे कौन से होंगे बच्चों? ओलोसोम गुणसूत्र। कौन से होंगे? ओलोसोम गुणसूत्र। क्या क्या होंगे बच्चों? ऑटोसोम, ओलोसोम। अगर ऑटोसोम की हम बात करें, तो ऑटोसोम होते हैं बच्चों 22 जोड़े। कितने जोड़े होंगे बच्चों? 22 जोड़े। और वहीं ओलोसोम की अगर हम बात करें, तो ओलोसोम में कितना होगा बच्चों? एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा। और जो ओलोसोम है, यही जेंडर का निर्धारण करता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं XX बराबर लड़की और XY बराबर लड़का। देखो बच्चों, मेल या फीमेल में 23 जोड़े गुणसूत्र है। अगर कोई मेल है, उसमें ये 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे। अगर कोई फीमेल है, तो उसमें भी ये 22 जोड़े गुणसूत्र होंगे। यानी 22 जोड़े गुणसूत्र ऐसे हैं बच्चों, जो मेल और फीमेल दोनों में समान है। डिफरेंस जो है बच्चों, वो केवल कितने का है? एक जोड़े गुणसूत्र का है। और इसी एक जोड़े गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ओलोसोम बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन, जिस समय फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, अगर उस समय X से X मिलेगा, तो संतान होगी लड़की। क्योंकि जो मादा है, मादा के पास कौन सा गुणसूत्र है? केवल X गुणसूत्र है। वहीं अगर हम नर की बात करें, तो नर के पास X भी है और Y भी है। तो फर्टिलाइजेशन के समय अगर X से X गुणसूत्र बनेगा, तो पैदा होने वाली संतान लड़की होगी, और X गुणसूत्र से अगर Y मिलेगा, तो पैदा होने वाली संतान क्या होगी बच्चों? लड़का होगा। यानी कि जो ओलोसोम गुणसूत्र है बच्चों, उसे हम कह सकते हैं लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र भी है। तो इसके नीचे आप नोट डाल कर लिख लेंगे इसे लिंग निर्धारण, इसे लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र भी कहते हैं। बात क्लियर हुई? यानी कि जो जेंडर डिसाइड करेगा कि पैदा होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, तो ये डिपेंड करेगा बच्चों ओलोसोम गुणसूत्र पे। ठीक है, ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र है, ये समान होंगे, ये मेल हो या फीमेल हो, 22 जोड़े पाए जाएंगे। बस डिफरेंस कितने का होगा बच्चों? एक जोड़े का होगा। ठीक है, तो गुणसूत्र के बाद बच्चों अब बढ़ते हैं हम अगली कोशिकांग की ओर, जिसका नाम है जीन। अगर बच्चों हम जीन की बात करें,
तो जीन की जो खोज की थी उस व्यक्ति का नाम था जोहानसन। जोहानसन ने जीन के बारे में खोज की थी। जीन जो है बच्चों एक प्रकार से जो हमारे क्रोमोसोम से गुणसूत्र हैं उन्हीं का एक हिस्सा है। ठीक है, तो आप ये चीज आप याद रखेंगे। तो हम लिखेंगे जीन की खोज, जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक ने की थी। अगर बच्चों जीन्स में किसी प्रकार की विकृति पैदा हो जाती है तो उससे कई सारी जो बीमारियां हैं, खासतौर पे जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, वो जो है व्यक्ति उस चीज का शिकार हो जाता है। ठीक है, यानी अगर देखा जाए बच्चों, हमारा डीएनए हो गया, आरएनए होगा, गुणसूत्र हो गया और जीन होगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये एक दूसरे से क्या है बच्चों, जुड़ी हुई है, अटैच है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बात की, आज हमने डीएनए के बारे में बात की, हमने आरएनए के बारे में बात की, हमने केंद्रक के बारे में बात की, केंद्रक के जो पार्ट्स थे, उसके अंग थे, उनके बारे में बात की। उसके बाद जो लास्ट पढ़ा हमने वो जीन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए इतने करेंगे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।